गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र लागुरु CK यादव। आप देख रहे हैं लाबिन्स। मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया कि किस तरीके से जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके पावर्स क्या क्या हैं और किस तरीके से हम उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं और उनके लिस्ट क्या होती हैं। एनालिसिस बिटवीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आज की क्लास में आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद का चैप्टर्स। यदि आप इसे नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में इसे ढूंढ सकते हैं और आसानी से उसे अटेंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिटरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या भेद होते हैं, क्या क्या अलग ऑडियंस होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और उसके साथ में आज हम लोग कुछ नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस भी देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग, कौन से नेचर्स के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से केस बने थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब इंडिया में आप किसी भी जगह चले जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप चाहिए, चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट में हो। मतलब इंडिया किसी भी स्टेट में आप लिव करो, आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक ही बार आपको सिटीजनशिप मिलती है, चाहे आपके NRI क्यों ना हो, चाहे आपके इंडियन के ही क्यों ना हो। एंड यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के थ्रू सभी को एक प्रकार के सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे वो आपके हायर क्लास के हो, चाहे लोअर क्लास के हो, चाहे किसी भी क्लास के हो। मतलब आपके सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी आपके लोग हैं वो सभी लोग सिर्फ एक तरीके से अनफाइट किए जाते हैं कोर्ट के सिस्टम को लेकर के। मतलब आप कुछ भी करो, आपको सज़ा एक समान होनी है, चाहे वो आपका कोई भी राजा ही क्यों ना हो। एंड थर्ड हो गया, थर्ड इलेक्शंस कमीशंस। इलेक्शन कमीशंस आप जानते हैं कि इस भारत में आपकी एक इलेक्शन कमीशन है जिसमें आपको अलग अलग लोगों को चुनने की या उसे राजा बनाने की या उसे पार्लियामेंट का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाने की आपके पास शक्ति होती है यूनियन कमीशन के तहत। और आप यूनियन कमीशन के तहत जिसे चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होता कि आप इसे वोट दो, उसे वोट मत दो। आप जिसे चाहें उसे फ्रीडम ऑफ इलेक्शन के तहत आप आसानी से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये भारत की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखता है कि कौन से व्यक्ति ने किस जगह पर कौन से अपने ऑडिटर्स को काम किया और उसके बाद उसने कौन कौन सा निर्णय लिया, या यूँ कहें कि वह किस तरीके से अपने कार्यों को वहन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसमें हमेशा आपका जो आपका अगेंस्ट मेंबर होता है पार्लियामेंट के, मतलब जो विपक्ष के दल का नेता होता है वही करता है उसमें ये सारी वर्क। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। यह आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है प्रशासनिक कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक दैट, मान लीजिए कि सभी लोगों ने इलेक्शन किया, इलेक्शन करने के बाद किसी एक को उसने शासक बना दिया। मान लीजिए ए का इलेक्टेड हुआ, ए सिलेक्टेड कर दिया गया और ए हमारा बन गया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके पास कुछ कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होंगे और कुछ आपके राज्य के मंत्री होंगे। तो सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री क्या करेगा, कोई कानून बनाएगा। मान लीजिए कानून बन गई। अब कानून बनने के बाद, ठीक है, तो उसे अलॉट कौन करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा। कानून बनना तो सरल है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना बेहद ही समस्या भरी होती है। जैसे कि अभी हाल ही में आपका कानून आया था कि कोई अगर ट्रक ड्राइवर रोड पर जा रहे हैं और कोई यदि ट्रक ड्राइवर, ठीक है, कोई अगर ट्रक ड्राइवर किसी भी छोटे बाइक को हिट करता है
तो इस अवस्था में उस छोटे बाइक वाले को पेनल्टी भरनी नहीं पड़ेगी, उल्टा ट्रक वाले को पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस छोटे बाइक को। तो ये सारे जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स है ये किसने लागू किया? लागू तो करता है पार्लियामेंट, अलाउड तो करता है पार्लियामेंट, लेकिन लोगों को जारी कराता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो वही है ऑल सर्विसेज ऑफ इंडिया जिसमें IAS, PCS, IFS एंड IRS आते हैं। अगला है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ये सभी तो आपके बात हो गई, ये जो आपके सभी हैं ये सभी आपके डिपेंडेंट होते हैं स्टेट से नहीं, सेंट्रल से। कहाँ से आते हैं? सभी सेंट्रल से आते हैं। और बाकी जो आपके नीचे के हैं ये सभी स्टेट्स और सेंट्रल्स दोनों मिल करके बनते हैं। जैसे कि गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नर ऑफ इंडिया आपके क्या करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट जैसे कि आपके यूनियन में राष्ट्रपति हैं, जैसे आपके यूनियन में प्रेसिडेंट हैं, उसी तरीके से आपके स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। गवर्नर का काम होता है कि सुचारू रूप से शासन को चलाते हुए देखना, और जो भी काम नहीं हो रहे हैं या जो भी वर्क हो रहा है उसको राष्ट्रपति के लिए बचा कर रखना, कि वह अपने समय पर जब भी मांगे कि आपके स्टेट में कौन सी काम हुई तो उसे सौंप देना। अगला है इमरजेंसी प्रोविजंस। आप सभी जानते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस टोटल 3 प्रकार के हैं, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात एंड आपका 356, 352 एंड 358 के तहत किसी भी प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजंस लगाई जा सकती है किसी भी स्टेट के थ्रू, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में। और जब भी इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो वहाँ हमेशा रूल्ड करता है प्रेसिडेंट, नॉट एनी चीफ मिनिस्टर। मतलब कोई भी चीफ मिनिस्टर रूल नहीं करता, वहाँ हमेशा कौन रूल करता है? प्रेसिडेंट। अगला है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के लेजिस्लेटिव फंक्शन बनाई जाती हैं। एक जो स्टेट के लिए बात करें तो स्टेट में विधान परिषद और विधानसभा, और संघ में बात करें अर्थात संघ में बात करें तो वहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है। यह है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। आगे बात करते हैं कुछ केसेस ऑफ नेचर की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हुई थी। तो सबसे पहला है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यह 1963 की केस है जिसमें जो कोर्ट था उसने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल, अर्थात जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वास्तव में क्या नहीं है? नॉट ट्रूली फेडरल है, मतलब पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। यह फेडरल नहीं है किसी भी स्टेट और नॉट कोऑर्डिनेट विथ यूनियन। एंड कुलदीप नायर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फेडरल प्रिंसिपल इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर फेडरेशंस लीन्स इन फेवर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग सेंटर के थ्रू कोई भी फेडरल वर्क नहीं करता, फेडरल फीचर्स वर्क नहीं करता। ओपिनियंस रिगार्डिंग नेचर्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या क्या ओपिनियन आए, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या परिभाषा दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले थे केसी वेयर्स। जो केसी वेयर्स हुए इन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल, मतलब ना ही पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से टेरिटरीज है, यह क्वासी फेडरल है। एंड जेनिंग्स की बात करें तो जेनिंग्स ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को। मतलब फेडरेशन तो है लेकिन साथ में क्या है इसके? स्ट्रॉन्ग है। किसको लेकर के? सेंट्रल टेंडेंसी को, मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल भी इसमें वर्क करता है। आइंस्टीन की बात कर लें तो आइंस्टीन जो थे वो मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
कार्ड उसे फेडरल कर सकते हैं या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर सकते हैं। मतलब कोऑपरेट करता है थोड़े बहुत फेडरलिज्म में और थोड़े बहुत आपके कार्य करता है सेंट्रलिज्म में, ठीक है। इसलिए इसे दोनों मत दिया गया। तो सबसे उपयुक्त आपका क्या माना जाता था? आइंस्टीन का। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपका प्यारे मित्र लागुरु CK यादव, और आप देख रहे थे ला बीम्स। मेरे प्यारे मित्र, इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप रखिए और आप सबको पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम की और साथ में आपको पास कराने की जिम्मेदारी मैं रखता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट देख करके आपको आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो भी बताइए। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल की आवश्यकता है, लाइक दैट आपकी फ़ाइल अगर तैयार नहीं है प्रैक्टिकल संबंधित, ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल के संबंधित, तो आप मुझे मैसेज करिए। मैं आप उसका प्रैक्टिकल फाइल आपको अवेलेबल करा दूंगा बाय द वीडियो, ठीक है। तो आप आसानी से उसे समझ भी सकते हैं और वहाँ जा करके उसे लिख भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह आपको प्रैक्टिकल फाइल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल करा दूँगा। और मेरे चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप सबकी है। और आप सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार प्रेम स्नेह देते रहिए और इसे 10 के पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।